गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो? वेलकम टू नवजीवन गरसाना यूट्यूब चैनल। आज अपने बात करते हैं आपकी हिंदी का जो फर्स्ट लेसन है वो पढ़ाएंगे। आपकी क्षितिज बागफास्ट जो भी सीबीएसई बोर्ड से है, पहले जो आरबीएसई बोर्ड लगती थी उसको चेंज कर दिया गया है। अब आपकी नई बुक आ गई है क्षितिज बागफास्ट, ठीक है। इसका प्रथम लेसन है, प्रथम जो पाठ है वो शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला पाठ आपका है दो बेलों की कथा। ये गद्य भाग का है। इसमें आपके दो भाग हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश भाग है। तो गद्य भाग का अपने स्टार्ट करते हैं। गद्य जो खंड है उसका पहला लेसन आपका है दो बेलों की कथा, और इसको लिखने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो अपने शुरुआत करते हैं। पेज नंबर आप निकाल लेना। पहला पाठ ये प्रेमचंद, ठीक है। तो अपने इस पे प्रेमचंद के बारे में शुरुआत करते हैं कि प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और इनका प्रेमचंद का जन्म 1880 में बनारस के एक लम्ही गांव में हुआ था, और इनका मूल नाम माना जाता है धनपत राय, ठीक है। प्रेमचंद का बचपन अभाव में बीता था, कष्टों में बीता था, और उनकी शिक्षा बीए तक ही हो पाई थी। और फिर उन्होंने नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन था उसमें भाग लेने के कारण उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दिया था। और 1936 में इनका देहांत हो गया था। और प्रेमचंद की जितनी भी कहानियां हैं, लगभग 300 कहानियां हैं, वो मानसरोवर के 8 भागों में क्या है संकलित की गई है। तो इनके प्रमुख उपन्यास है जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, गोदान है, कर्म भूमि है, रंगभूमि है, ठीक है, गबन है, ठीक है। गोदान इनका अंतिम उपन्यास था। और उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी, ये जो पत्रिकाएं निकलती थी इनका उन्होंने क्या किया, संपादन किया था, ठीक है। प्रेमचंद ने निबंध में भी लिखा था, और इनके गद्य लेखन में प्रचुर मात्रा में लिखा था। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम मानते थे। प्रेमचंद कहते थे कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो साहित्य को प्रमुखता देनी होगी। उन्होंने गांव और शहर के परिवेश को देखा, और उनके व्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है, क्योंकि उन्होंने निबंध भी लिखे, कहानियाँ भी लिखे, ठीक है, नाटक भी लिखे। और इसके अलावा आज उनका पहली कहानी है वो दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा है। अब इसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज, यानी कि जो किसान का जो समाज है, और पशुओं के बीच भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। कि कृषक समाज और पशुओं के बीच यानी कि भावात्मक संबंध का उन्होंने वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। स्वतंत्रता है वो अपने आप नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। यानी कि दो बैलों की कथा, यानी दो बैल थे, जूरी नाम का एक किसान था, उसके पास दो बैल थे, ठीक है। तो उनके आधार पर इन्होंने परोक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष होता है जो सामने है, और परोक्ष होता है जो सामने नहीं है, ठीक है। तो परोक्ष रूप से ये क्या है, स्वतंत्रता आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी हुई है। इसके साथ इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो शुरुआत करते हैं अपने, ध्यान देना, दो बैलों की एक कथा है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखना, जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिमान समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद और सहिष्णुता ने उन्हें यह पदवी दे दी, क्योंकि वो सीधा साधा होता है, सहिष्णुता होती है उसमें, इसलिए उसको यह पदवी दे दी गई है। इसमें निश्चय नहीं किया जा सकता कि गाय जैसे सींग मारती है, ब्याह हुई गाय तो अनायास ही सींगी का रूप धारण कर लेती है,
अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए वो क्या है, सैनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया नहीं झलकती। ठीक है, बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने कभी उसे खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद का मतलब होता है दुख। सुख दुख लाभ हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनि में जितने गुण हैं वे सभी उसे पराकाष्ठा अंतिम स्तर पहुंचाने में पहुंच गए, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों को इतना अनादर कभी नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त है नहीं है। देखिए ना, भारतवर्ष की अफ्रीका में क्या दुर्दशा होती है, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा होती है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं। ठीक है, जी तोड़कर मेहनत करते हैं, किसी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्शों को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद, नेक्स्ट पेज पे चलिए, सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है कि एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गणने मतलब गणना योग्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी जिसे जो उसे कम ही गधा, और वह है बेल। अब कहानी यहाँ से स्टार्ट होगी आपकी। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते कुछ उससे मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ भी कह सकते हैं। कुछ लोग बेल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बेल कभी कभी मारता है, पर कभी कभी अड़ियल बेल भी देखने में आता है और कई रीतियों में अपना असंतोष प्रकट करता है। अतः उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी, अब यहाँ से आपकी कथा है 2 बेलों की, वो स्टार्ट होती है कि झूरी काची के पास 2 बेल थे और जिनका नाम था हीरा और मोती। अंडरलाइन करना आप, अब बीच बीच में मैं आपको कहूँ वहाँ आपको रेखांकित करना है। जो लाइन मैं बोलूँ वो आपको अंडरलाइन रेखांकित करनी है। जैसे झूरी काची के दोनों बेलों के नाम थे हीरा और मोती। छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं वो कि झूरी काची के बेलों के क्या नाम थे, तो इसलिए मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और दोनों पछाई जाति के थे। पछाई एक जाति है बेलों की। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे थे। ठीक है, बहुत दिनों साथ रहते, दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने आए, आसपास बैठे, एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। ठीक है, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझा जाता है हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी। ठीक है, जिसे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जैसे अपने इंसान तो बातचीत करके अपना प्रेम प्रकट कर लेता है, और जो जानवर होते हैं वो बोल नहीं पाते, लेकिन वो अपने एक दूसरे से मूक भाषा विचार विनिमय करके अपना प्रेम प्रकट करते हैं। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते हैं, और विग्रह के नाते, विग्रह का मतलब अलग, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, यानी कि खुशी के भाव से, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसी दोस्ती में घनिष्ठता होती, ढोल दपा होने लगता, और उसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसिया कुछ हल्की सी रहती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी जोत दिए जाते, गर्दन हिलाकर चलते, और उस वक्त एक ही चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर हो। दोनों बैल थे, दोनों में दोस्ती हो गई थी, लेकिन वो जब भी गाड़ी में जुटते थे तो वो ये नहीं सोचते कि इसके ऊपर ज़्यादा वजन आ जाए, वो सोचते थे कि मेरे ऊपर ज़्यादा वजन आ जाए, मेरे दोस्त पे कम आए। ठीक है, दिन भर दोपहर के बाद संध्या को दोनों खुलते और एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते, और नांद में खली भूसा पड़े जाने के बाद भी के साथ दोनों उठते, और साथ नांद में जो अपने इनको चारा डालने के लिए एक होती है उसको नांद बोलते हैं, साथ बैठते, एक मुंह हटा लेता दूसरा बैठा लेता, यानी कि सारा काम वो अपना दोनों साथ साथ करते थे। बहुत बड़ा प्रेम था दोनों बैलों के अंदर। संयोग की बात है कि जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई या गोई शब्द को अंडरलाइन करना, गोई का मतलब होता है जोड़ी, यानी 2 बैलों की जो जोड़ी थी उनको ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने मैंने भेज दिया, अपना
यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर जूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। जूरी के पास जो 2 बैल थे ना, उसने अपने साले को दे दिए, वो अपने उसके ससुराल ले गया और उसको ले जाने के अंदर उसको पसीना आ गया, दांतों पसीना आया, मुहावरे का प्रयोग है दांतों पसीने आना, ठीक है। पीछे से हाँकता तो दोनों बाएं दाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता, पगिया होती जो उसपे रस्सी जो बंदी होती उनको, और ये दोनों पीछे जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके मुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो जूरी से पूछते कि तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। प्रेमचंद ने स्पष्ट किया है कि अगर वो तो मूक भाषा में बात करते थे, जानवर थे। अगर इसमें कभी नहीं है, यहाँ कहा है कि अगर इसने उसको वाणी दी होती तो वो जूरी से पूछते कि हम आपका सारा दिन काम करते हैं, प्रेम भाव से रहते हैं, लेकिन आपने हमें क्यों बेच लिया। ठीक है, हमने तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चलता तो और काम ले लेते, भी हमने खूब सेवा की, हमारे से वो काम ले लेते, लेकिन हमारे को दूसरे के हाथों क्यों बेचा। और जो तुमने खिलाया हमने सिर झुकाकर खा लिया, रूखा सूखा जो भी दिया उनको उन्होंने सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुम इतने जालिम के हाथ क्यों बेच रहे हो। उसने उसको क्या किया था, अपने साले गया को बेच दिया था। ये अंडरलाइन कर लेना, ऊपर वाला लाइन रास्ता। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। ठीक है, दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझा, आज वह छूट गया। यह घर नया था, नया गांव था, नए आदमी थे, उन्हें बेगाने से लगते थे, क्योंकि जूरी से उनका प्रेम भाव इतना बढ़ गया था कि वो उस घर से जाना ही नहीं चाहते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा, तिरछी नजरों से एक दूसरे को देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ना मतलब ये होता है कि संध्या के बाद में जब धीरे धीरे अंधेरा छाने लगता है तो गांव के अंदर क्या है, शोर कम हो जाता है, सभी लोग सो जाते हैं, तो एकदम सुनसान सन्नाटा सा छा जाता है, तो उससे सोता पड़ना कहते हैं। ठीक है, दोनों ने जोर मार कर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चल पड़े। उन्होंने अपनी रस्सियां तुड़ा ली और घर की तरफ चल पड़े, यानी कि जूरी के घर चल पड़े। पग बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता कि कोई बैल उसे तोड़ देगा, पर इन दोनों ने इसमें दूनी शक्ति आ गई और एक एक झटके से रस्सियां टूट गई। जूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहां वो उनको चारा डालता था वहां कर खड़े थे। वो दोनों के गर्दनों में आधा आधा घराव लटक रहा था, जो आधी रस्सियां टूट गई थी वो लटकी हुई थी, घुटनों तक पांव कीचड़ में भरे थे और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था, एक अपार स्नेह झलक रहा था कि आपने हमें क्यों वहां भेजा। जूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उसे गला लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का यह दृश्य बड़ा ही मनोरम था, यानी कि मन को भाने वाला था, अच्छा था, सुंदर था। ठीक है, आगे देखिए, घर और गांव के लड़के जमा होकर तालियां बजाकर उनका स्वागत करने। गांव के इतिहास में घटना अभूतपूर्व न होने से महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों का अभिनंदन पत्र देना चाहिए, और कोई घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चारा लाया, कोई भूसी लाया, कोई खल लाया। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलिए। एक बालक ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास में होंगे जो जूरी से इतना प्रेम रखते हैं कि दोनों वहां से वापस आ गए। दूसरे समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं, जन्म के आदमी है। उनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस नहीं हुआ। जूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, वो बैलों से जलती थी, क्योंकि जूरी की जो पत्नी थी उसका भाई उन बैलों को ले गया था। अब वो सोच रही थी वापस क्यों आ गए, इसलिए वो उनसे जल रही थी। बोली, ऐसे नमक हराम बैल कि एक दिन वहाँ काम न किया और भाग खड़े हुए, कि एक दिन भी वहाँ काम नहीं किया। ठीक है, मेरे मायके में एक दिन भी काम नहीं किया और वहाँ से भाग कर वापस आ गए। जूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका, नमक हराम क्यों, चारा दाना न दिया तो क्या करते। जूरी ने कहा कि भाई आपने भाई ने इनको चारा दाना नहीं डाला होगा तो इसलिए भाग आए, लेकिन इनको नमक हराम मत बोलो। स्त्री ने रोब से कहा कि बस तुम ही बैलों के साथ खिलाना जानते हो और तो सभी पानी पिलाकर रखते हो। जूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धों की तरह बैलों को सहलाते नहीं हैं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते हैं। ये जूरी की पत्नी ने जूरी से कहा कि आपने इनको सिर पे चढ़ा रखा है, इतना काम लेते नहीं हो, खिलाते बहुत हो
और मेरे भाई ने इनको ठीक अच्छी तरह काम लिया तो ये वहाँ से भाग खड़े हुए। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि उन दोनों बैलों का प्रेम भाव था वो जूरी के साथ था, आत्मीयता थी जूरी के साथ, इसलिए वो वापस आ गए। ठीक है, तो रगड़ कर जोतते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है इनको। वो कहती है अब इनको खली भूसा चारा वगैरह कुछ नहीं डालूंगी, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाए या मरे। वही हुआ, मजदूर की कड़ी ताकीद कर दी गई और बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुँह डाला तो फीका फीका सा, न कोई चिकनाट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। जूरी ने मजदूर से कहा कि थोड़ी सी खली क्यों डाल नहीं देता बे, मालकिन मुझे मार डालेगी। जूरी ने अपने नौकर से कहा इनको खली डाल दे, तो नौकर ने कहा कि मालकिन मुझे मार डालेगी, मैं उनकी आज्ञा के बिना इनको खली नहीं डाल सकता। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हें किसी से कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दूसरा। इसमें 5 पार्ट है। पार्ट के अंदर आपका पहला पार्ट पूरा हुआ। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरे दिन जूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। अब जूरी का साला वापस आ गया, फिर उसने बैलों को ले जाना चाहा और ले जा करके गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क में खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, ज़्यादा समझदार था उससे। संध्या समय घर पर दोनों की मोटी रस्सी ने बांध दिया। कल की शरारत का मजा चखाया, फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ। जूरी ने फूल की छड़ी भी न छूता था, यानी जूरी उनको बिल्कुल नहीं मारता था, प्रेम भाव से रखता था। उसकी टिकार कर दोनों उड़ने लगते। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी, उस पर मिला सूखा भूसा। नाम की तरफ आंखें न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उखाड़ने की कसम खा ली। उनका मामन नहीं लग रहा था। तो जूरी के साले गया ने उनको क्या है उसके हल में जोत दिया, तो वो नहीं चलने लगे। और वही बैल जूरी के पास, जैसे जूरी कोई भी काम में लेता तो तुरंत काम करते थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता। इन दोनों ने जैसे पाँव उखाड़ने की कसम न खा ली। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उखाड़ा। एक बार जब इस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए, तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ जो सब टूटकर बराबर हो गया, और गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ में न आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा भागना व्यर्थ है। मोती भाग गया। ठीक है, यानी कि मोती था वो उग्र स्वभाव का था थोड़ा, और हीरा था वो बहुत ज्यादा सहनशील था, शांत स्वभाव का था। मोती ने उत्तर दिया तुमने तो इसे जान ही ले ली थी, अब बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया तो मार कहाँ तक बचेंगे मार से। ठीक है, गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथ में लाठियां थी। मोती बोला कहो तो दिखा दो कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया कि नहीं भाई, खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं, अपने को वापस बांध देगा ले जाकर, तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। ठीक है, नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा ने कहा कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है, हमें इनको नहीं मारना चाहिए। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। आप पहुंचा और दोनों को पकड़ ले गया, और कुशल हुई कि उस वक्त मारपीट न की, न तो मोती भी पलट पड़ता। उसने तेवर देकर रह गया। उससे समझ गई थी कि इस वक्त टल जाना ही मसलियत है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा, और दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसको छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों को मुंह में देकर चली गई। अब जूरी का साला गया था, गया की एक लड़की थी छोटी सी, वो उनको रोटी देने के लिए आई थी, और उससे बैलों को उस गया की लड़की से आत्मीयता हो गई थी। एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों का हृदय मानो भोजन मिल गया था। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की बहरों की थी, वो गया की नहीं, लड़की बहरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी, सौतेली माँ उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की क्या आत्मीयता हो गई थी। ठीक है, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी डेली। प्रेम के इस प्रसाद की बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे।
मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। विद्रोह इसलिए भरा हुआ था कि वो उनको यहाँ जूरी ने उनको यहाँ क्यों भेजा। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो। मोती ने हीरा से कहा, एक आध को सींग से उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हुए प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है, यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी। हीरा ने कहा कि जो लड़की है वो उनकी है, अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो वो बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वह तो उस लड़की को मारती है, लेकिन और जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा ने मोती से कहा कि ऐसा काम नहीं करना, हमें औरत जात पर सींग नहीं चलाना। तुम तो किसी तरह निकलते ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे। एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा ले, फिर एक झटके से जाती है। ठीक है, उन्होंने एक प्लान बनाया। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुँह में न आती, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों ने सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। लड़की का दोनों की पूंछें खड़ी हो गई, उसने उसके माथे से लहर बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। उस लड़की ने बेलों से कहा कि मैं आपको खोल देती हूँ, आप तुरंत चले जाओ यहाँ से, नहीं तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए कि भागे नहीं। उसने गराव खोल दिया, दोनों चुपचाप खड़े हो गए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। अब हीरा कितना समझदार बेल था, मोती थोड़ा ऊपर स्वभाव का था। हीरा ने कहा कि इस लड़की ने अपने को खोल दिया, अपने चले जाएंगे, लेकिन कल अगर इसी लड़की पे आफत आ गई तो बेचारी ये क्या करेगी। चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालें। आज घर में सलाह हो रही कि नाकों में ना डाल दी जाए। उसे ग्राफ खोल दिए, दोनों चुपचाप खड़े हुए। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो नहीं, इस नाक पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। अब बालिका चिल्लाई, ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। ठीक है, गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और वे तेज भागे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान भी नहीं रहा कि वो किस रास्ते से आए थे और किस रास्ते पे जा रहे हैं। जिस परिचित मार्ग से आए थे उन्हें पता न था। नए नए गाँव मिलते गए। तब दोनों ने खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता राह भूल गए। हीरा ने कहा कि हम रास्ता भूल गए, तुम भी बेताशा भागे हो, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। हीरा ने मोती को समझाया कि अगर हम उस गया को मार गिराते ये गलत था, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चलने लगे, रह रहकर आट लेते, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछले कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग हिलाई और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरे का कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। यानी कि दोनों खेलने लगे। मटर की खेत थी, मटर को खा लिया उन्होंने और फिर वो दोनों शांति से यानी स्वतंत्र थे और खेलने लगे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज आपके 2 पार्ट हो गए, इसके 5 पार्ट है और कल अपने तीसरा नेक्स्ट पार्ट कराएंगे। तो आपको जो ये लेसन है घर पे रीड करना अच्छी तरह, जो आपको अंडरलाइन या रेखांकित कराऊं वो कर लेना। ठीक है, धन्यवाद।